जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? मैं आपके सवाल देख रहा हूँ, माशाल्लाह मज़ा आ रहा है। और ज़ाहिर है अभी तो एक लेक्चर हुआ है, अब ये दूसरा लेक्चर होगा तो उसमें से बहुत सारे सवाल आपके प्रैक्टिकल निकलेंगे। पहले तो सिर्फ एक थ्योरी मैंने आपको बताई थी गुलहरी वाली, कि आपने अपनी जो ख्वाहिश हैं वो साथ साथ पूरे करते रहना है, बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें कि आप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर आप दौलत के अंबार के ऊपर बैठ के फिर ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़िंदगी को साथ साथ एंजॉय करना होता है। जैसे खाना है ना, आप सुबह दोपहर शाम खाते हैं या रोज़ खाते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि अभी नहीं खाते, एक महीने बाद खा लेते हैं? पहले सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, प्याज का अंबार लगा लेते हैं, आलूओं का, भिंडियों का, गोश्त का, साथ जो ड्राई फ्रूट्स है उनका, मिठाइयों का, और फिर एक ही मर्तबा खाएंगे। कभी आपने ये नहीं किया होगा, आप डेफिनेटली रोज़ खाते होंगे। या कभी आपने ये सोचा हो कि यार अभी ये जो अपना पेशाब है ना उसको कंट्रोल कर लेते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लफ्ज़ बड़ा वाहियात सा है लेकिन एक रियलिटी है। और एक ही बार कर लेंगे कुछ 2-4 साल के बाद, वो भी ज़ाहिर नहीं हुआ। और कभी आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि दिल की धड़कनें हैं उन सबको महफूज कर लेते हैं, और कुछ 40 या 50 साल की उम्र में जब पहुंचेंगे तो फिर दिल को कहेंगे धड़क लो। नहीं, दिल भी रोज़ धड़कता है, सारा यूरिन का जो सारा प्रोसेस है वो भी रोज़ होता है, पानी भी हम रोज़ ही पीते हैं। कभी ऐसा नहीं कि हमने सोचा हो कि 3 महीने बाद जाके पी लेंगे। नहीं, हम रोज़ पानी पीते हैं। खुराक भी हम सुबह दोपहर शाम खाते हैं, चाय भी पी लेते हैं, कॉफ़ी भी पी लेते हैं, बाकी सब चीज़ें भी रोज़ आज करते हैं। ऐसा ही है ना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कहा हो कि ठीक है 2-4 महीने के बाद कर लेते। जब हम सारी ज़रूरियात ज़िंदगी रोज़ पूरी कर रहे हैं तो फिर अपनी ख्वाहिशें जो है उनको हमने कोल्ड स्टोरेज में क्यों रखा हुआ है? क्यों हमने ये सोच लिया है कि जब 60 साल के होंगे, रिटायर होंगे तो फिर ये सारे काम करेंगे? उस वक्त तो गुलारी की तरह आपके सारे दांत टूट चुके होंगे। जब दांत टूट चुके होंगे तो फिर आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। फिर आप अखरोटों का जो अंबार है उसके ऊपर बैठ जाइएगा, बस उनको गिनते रहें। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो जनाब, आज हमारा जो इनकम ग्रोथ का सेकंड लेक्चर है, और ये जो सेकंड लेक्चर है इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। एक तो ये जहन में रखें कि तीन हिस्से हैं सारी चीज़ों के, इनकम के और उसकी ग्रोथ के और लाइफ के। उनको हमने तीन हिस्सों में तकसीम किया। लेकिन उस तरफ आने से पहले मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। ये वाक़या मैंने एक बायोग्राफी में पढ़ा था। मैंने पिछले दिनों एक कस्टम के एक साबिक ऑफिसर हैं, उनका नाम है मोहम्मद बूटा अंजम साहब। ये इस वक्त मलेशिया के अंदर होते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी मैंने। उसके अंदर एक छोटा सा वाक़या था, और उस वाक़े ने बहुत ज़्यादा मुझे देर तक सोचने में मजबूर कर दिया। और आज मैं ज़ाहिर है लेक्चर का हिस्सा भी बना रहा हूँ उस वाक़े को। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इकॉनमी के ऊपर, इनकम ग्रोथ के ऊपर, अमारत के ऊपर, पैसा जमा करने के ऊपर, इन्वेस्ट करने के ऊपर बड़े बड़े काम किए हैं, बड़ी बड़ी फ़िलासफ़ीज़ उन्होंने बयान की हैं। लेकिन ये जो वाक़या है उन सारी फ़िलासफ़ीज़ के ऊपर और तमाम पढ़े लिखे लोगों के जो मॉडल्स हैं उसके ऊपर भारी है। बहुत ही प्रैक्टिकल है। मोहम्मद बूटा अंजम साहब जो थे ना, ये एक दफ्तर के अंदर काम करते थे, और इनके पास एक नौजवान चपड़ासी था। अब वो चपड़ासी बड़ा गरीब आदमी था। तो बूटा साहब इस तरह करते होते थे कि हर जुमे को जब छुट्टी पे जाने लगते थे, अगला 2-3 दिन की छुट्टी होती थी, तो ये उसको 50 रुपये देते थे। और ये 50 रुपये जो थे उसको इसलिए देते थे कि ठीक है यार, तुम अपना अच्छा गुजारा कर लो या मेरी तरफ से टिप वसूल करो। तो वो टिप देते थे 50 रुपये उनको हर फ्राइडे को जाते हुए, जब छुट्टी का दिन होने लगता था। तो इस तरह हुआ कि तकरीबन 2-1 साल के बाद इनका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई, तबादला हो गया। जब तबादला हो गया तो इन्होंने उस चपड़ासी से मिले और उसका शुक्रिया अदा किया कि बेटा तुमने बड़ी बड़ी खिदमत की है, तो बहुत आपकी मेहरबानी। उसने कहा नहीं जी, आप मेरे बड़े मौसन हैं, और आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, मैं भुला नहीं सकता, क्योंकि आपकी वजह से मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा है, और अल्लाह ताला ने बड़ा मुझे नवाजा है आपकी वजह से, और मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मैं खुशहाल भी हो रहा। तो ये अंजम साहब ने उससे पूछा कि क्या मतलब, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? उसने कहा जी, आप जब हर जुम्मे को 50 रुपये मुझे देते थे तो उससे मेरे लिए इनकम का एक नया सोर्स डेवलप हो गया। तो इन्होंने पूछा कि सोर्स कैसे डेवलप हो गया? उन्होंने कहा जी, मैं इस तरह करता था कि जो 50 रुपये आप देते थे, मैंने उससे 5,000 रुपये की कमेटी डाल दी थी। तो अब क्योंकि हर हफ्ते आप 50 रुपये देते थे, तो महीने के अंदर वो 200 रुपया हो जाता था। तो मैं हर महीने 200 रुपया जो था वो कमेटी में जमा करवा देता था। इस तरह मुझे कमेटी निकल आई मेरी 5,000 रुपया।
तो वो जो 5,000 रुपये कमेटी निकली, उससे मैंने एक छोटा सा काम घर के अंदर स्टार्ट कर लिया, अपनी बीवी को लगाया और उसने एक काम जो है ना उसने करना शुरू कर दिया। वो काम की डिटेल उसके अंदर नहीं थी, लेकिन ऐसे ही छोटा सा काम होगा जिसके अंदर सब्जी प्रोवाइड करना या गोश्त सप्लाई करना या फिर सिलाई मशीन लेके लोगों को कपड़े वो जो है वो सी देना, इसी टाइप का वो काम होगा छोटा सा। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने उस 5,000 रुपये से एक छोटा सा काम किया है और उससे अब हमारा गुजारा बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, और अगर आप मुझे वो 50 रुपये ना देते तो मैं आज अपने पाँव पे खड़ा ना होता और मेरा जो एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता, जो ये मुलाजमत है जिसमें मेरा अपना गुजारा भी नहीं होता। तो अब देखें, सारी किताबें, सारे फ़लसफ़े, सारे मॉडल एक साइड पे, और इस जो चपड़ासी है, जो पीएन है, उसका फ़लसफ़ा या उसका मॉडल दूसरी जगह। कि उसने ये नहीं किया कि 50 रुपये जो है उस दिन उसकी चाय पी जाए या उस 50 रुपये को खर्च कर ले, नहीं, उसने उसकी कमेटी डाल ली और कमेटी डाल के उसने 5,000 रुपये यकमुश्त हासिल कर लिए। अब उसके पास ये भी ऑप्शन था कि उसका टीवी ले लेता या उसका कोई ओवन ले लेता अपने घर के लिए, या अपने घर का जो वॉशरूम है उसको ठीक कर लेता, या अपनी बीवी के कपड़े खरीद लेता, या बच्चों के जूते खरीद लेता, या अपने नए कपड़े बना लेता। उसने वो नहीं किया, उसने उस 5,000 रुपये को री इन्वेस्ट किया। इसको कहते हैं री इन्वेस्टमेंट। उसने उसको री इन्वेस्टमेंट करके उससे एक मुस्तकिल इनकम का जरिया बना लिया या एक नया ऑप्शन क्रिएट कर लिया। तो ये जो मॉडल नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त मॉडल होता है कि आप अपने पैसे जो हैं उसको फौरी तौर पे खर्च ना करें, उसको री इन्वेस्ट करें या उस पैसे को पैसा कमाने पे लगा दें। जब वो पैसा कमाने पे लग जाता है तो फिर आपको उसका फ़ायदा होता है। इसको मतलब डिलेड इंजॉयमेंट कहते हैं, कि एक ऐसा इंजॉयमेंट जो आपने थोड़ा सा डिले करके किया है। तो ये जो है ना, इसका हमेशा फ़ायदा होता है। तो इस कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अगर आपकी उम्र 20 साल है और 20 साल से 40 साल के दरमियान है, तो आप ये ऑप्शन जो है ना उसको ज़रूर अडॉप्ट करें। हमने वैसे जो इनकम ग्रोथ का है ना, उसके मॉडल को 3 हिस्सों में तकसीम किया, 3 एज ग्रुप में तकसीम किया हुआ है। जो बल्कि उस तरफ आने से पहले भी बल्कि एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जो इनकम है ना, उसके 3 सोर्स होते हैं इंसान के पास। पहला सोर्स होता है वो योर सेल्फ, यानी आप खुद जो पैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो एक पहला सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं बोल के पैसे कमा लेता हूँ, मैं लिख के पैसे कमा लेता हूँ, ये मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है जो जर्नलिज्म है। और ये क्या है, ये मेरे साथ है। मतलब अगर मैं दुनिया से रुखसत हो जाता हूँ या मेरा बोलना बंद हो जाता है या मेरा लिखना बंद हो जाता है, तो मेरा ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो है ना फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो हमारा अपना सोर्स ऑफ इनकम होता है जिसको हम खुद क्रिएट करते हैं, यानी वो हमारी बेस पे चल रहा होता है। गाना गाने वाला जो है उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, गाना गाना। लिखने वाले का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, लिखना। एक जो कुम्हार है उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बर्तन बनाना। एक खड्डी के ऊपर काम करने वाला, कपड़े बुनने वाला जो है, उसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी योर सेल्फ इनकम जो है वो क्या है, वो उसने खड्डी पे कपड़ा बुनना है। तो जो काम आप अपने हाथ से कर रहे हैं या अपने जिस्म से कर रहे हैं या अपनी ज़ुबान से कर रहे हैं या अपने जो बोल चाल से चाल ढाल से कर रहे हैं, तो वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है। और ये उस वक्त तक कायम रहता है जब तक आपकी वो सलाहियत रहती है या जिस वक्त तक आप खुद कायम रहते हैं। तो ये होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, और ये हर शख्स का होना चाहिए और हर शख्स का ये होता है। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा दुनिया के अंदर जिसके पास ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ना हो, वो ज़ाहिर है उसने खुद करना होता है। इसको हमने एक एज ब्रैकेट के अंदर डाला है। ये पहले 20 साल से लेके 40 साल तक के जो लोग हैं ना, हम उनको ये समझते हैं कि ये वर्किंग एज है, यानी एक ऐसी एज है जिसके अंदर इंसान ने खुद करके कमाना होता है। तो मैं उसको एक जो हमने ब्रैकेट है उसको ए ब्रैकेट हम कह देते हैं या वर्किंग एज कह देते हैं, इसको हमने अलग कर लिया है। दूसरी जो एज है वो 40 साल से लेकर 60 साल तक है, इसको हम इन्वेस्टिंग एज कहते हैं। ये एक ऐसी एज है जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करना है, और इस इन्वेस्टमेंट से क्या आपको फ़ायदा होगा कि ये इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो आपको कमा के देंगी, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि जो लोग हैं उनको लगा सकते हैं इस पैसा कमाने के ऊपर। ये थोड़ा सा मैं आगे चल के वजाहत भी करूंगा कि लोग जो है किस तरह पैसे आपको कमा के देते हैं या आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। और थर्ड जो है ना वो है मनी, के पैसा आपके लिए अर्न करे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है, आगे चल के मैं इस फ़र्क के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अब मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि कौन कौन सी एजेस है। पहले जो वर्किंग एज है ना वो 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक होती है।
यानी अगर आपने पहले 20 साल गुजार लिए और ये जो होगी लर्निंग एज होगी, इसके अंदर आपने एजुकेशन मुकम्मल करनी है, इसके अंदर आपने अपना प्रोफेशन अडॉप्ट करना है, इसके अंदर आपने मेजर डिसीजन कर लेने हैं अपनी लाइफ के कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने अकाउंटेंट बनना है, आपने आईटी प्रोफेशनल बनना है, आपने फैक्ट्री लगानी है, आपने दुकान करनी है, आपने क्या करना है, जो कुछ भी आपने करना है वो 20 साल की उम्र तक आपको तय कर देना चाहिए। तो अगर हमारे सुनने वालों में ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र अभी 20 साल नहीं हुई, तो उन्होंने अपनी उस डायरी, जो हमने आपको सबसे पहले जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था उस वक्त आपको एक डायरी हमने पकड़ाई थी और कहा था कि इस डायरी के अंदर सब कुछ लिखना है आपने, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका आइन है, ये आपका मंशूर है। तो उस डायरी के अंदर अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो उसके अंदर जो पहले पेज हमने खाली छोड़े हुए हैं ना, उन पेजेस के ऊपर आपने पहले सफ़े के ऊपर लिखना है कि आपने बनना क्या है। ठीक है, आपने बनना क्या है। तो अगर आपने डॉक्टर बनना है तो लिखेंगे मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है, जो भी करना है आपने इस फर्स्ट पेज पे आपने लिखना है उस डायरी के, जो हमने आपसे पेजेस खाली छुड़ाए हुए हैं। तो पहला जो पेज है उसके ऊपर आप लिखें कि आप क्या बनना चाहते हैं। मसलन अगर फर्ज करें डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपका नाम फ़हीम है, तो अपने नाम के साथ लिखें डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम, ताकि आपको पता तो हो कि आपने डॉक्टर बनना है। फिर आगे चल के हम आपको बताएंगे कि आपने उसके लिए क्या करना है, क्या फ़ैसला करना है। पहले 20 साल तक आपको ये फैसला कर लेना चाहिए। उसके बाद अगले 20 से लेके जो 40 साल की एज है ना, इसको हम वर्किंग एज कहते हैं। इसमें आपको अनथक काम करना चाहिए, बिला झिझक आपको 18-18 घंटे काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इस एज में काम ना किया आपने, तो आपको बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे फिर अगली एज के अंदर। तो ये वो एज है जिसको वर्किंग एज कहते हैं। ये उसी तरह काम करना चाहिए जिस तरह एक मजदूर करता है, जिस तरह एक फैक्ट्री के अंदर करने वाला जो काम करने वाला बंदा है वो करता है, या जिस तरह जिसको कहते हैं खोता कहते हैं, जो खोता रेडी खींचता है ना, वो उस टाइप का इंसान आपने बनना है और दिन रात आपने उसके अंदर काम करना है। और अगर आप ये काम नहीं करते तो आपकी जो लेटर लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें आपने अपने आप से पैसे कमाने, यानी आप होंगे तो पैसा होगा और आपकी एबिलिटी होगी तो पैसा होगा। आपने अपने ऊपर छान के अपने आप को या अपने आप को स्क्वीज करके आपने पैसा कमाना है। अच्छा, इसी एज के अंदर जो होता है ना वो 3 स्टेप वो भी होते हैं जो छोटे छोटे आपने लर्न करने, वो आगे चल के मैं पूरी तफसील जब इस एज के लोग होंगे उसके लिए बताऊंगा। उसके अंदर एक अर्न होता है, यानी आपने अर्निंग करनी है, दूसरा सेविंग करना है, तीसरा आपने उसको इन्वेस्ट करना है इसी एज के दरमियान 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक के लिए। ये आगे डिटेल आएगी, पूरा एक लेक्चर जो होगा ना वो इस वर्किंग एज के ऊपर होगा। उसके बाद जो दूसरी एज है ना उसको कहते हैं 40 to 60, यानी 40 साल से लेकर 60 साल के लिए। इसको हम इन्वेस्टिंग एज कहते हैं, यानी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई जो आप काम कर रहे हैं ना उसमें से आपको अपने आप को ऑफ करना चाहिए या फिर लोगों को हैंड ओवर कर देना चाहिए जो आपके लिए काम करना शुरू कर दें और आपके लिए अर्निंग करें, ताकि आप एक चिल जिंदगी गुजार सकें, मज़े से जिंदगी गुजार सकें। और अगर 40 साल की उम्र तक पहुंच के भी आपने टीम नहीं बनाई या लोगों को पैसा कमाने पे नहीं लगाया, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो उसको अगर आपने अच्छा नहीं किया, तो फिर आपने बड़ा घाटे का सौदा किया। तो ये जो इन्वेस्टिंग एज है ना, इसको आगे चल के हम पूरा एक लेक्चर देंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताएंगे कि आप इस एज ब्रैकेट में आ गए हैं तो अब आपने कैसे इन्वेस्ट करना है या लोगों को कैसे आपने इस्तेमाल करना है कि लोग आपके लिए पैसा कमा सकें और आप ज़िंदगी को कंफर्टेबल गुजार सकें। और जो आखिरी एज है ना, जो 60 से लेके 80 तक, इसको मैं कैश एज कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस एज में किसी बंदे को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस इन्वेस्टमेंट को अब आपके लिए पैसे कमाने चाहिए। अब आपको उससे अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुजारना चाहिए और चिल करना चाहिए। और अगर आपने 60 साल की उम्र के बाद भी पैसा कमाने के लिए आपको काम करना पड़ रहा है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पिछली ज़िंदगी उसमें झक मारी है। आपने 40 से 60 साल तक कुछ नहीं किया और आपने 20 से लेकर 40 साल की उम्र तक कुछ नहीं किया, और उससे पहले भी आपने, जब आप पैदा हुए हैं तो उससे लेकर 20 साल की उम्र तक आपने कुछ नहीं किया। तो ये जो 60 और 80 साल की जो एज है ना, 60 से लेकर 80 साल तक, उसके ऊपर भी पूरा हम एक लेक्चर देंगे। तो अब जो मैं आता हूँ पहले लेक्चर की तरफ, जो इसके बाद अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि आपकी वर्किंग एज जो है उसके अंदर आपने क्या क्या करना है। तो अब ऐसे लोग जिनकी उम्र 20 साल से लेके 40 साल के लिए, अगला लेक्चर उनके लिए है। और दूसरे लोग भी उनको सुने, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे हों, और अगर आपके बच्चे हों माशाल्लाह, तो अब आप उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्टिवली सिखा सकते हैं कि उन्होंने 20 साल की उम्र के बाद क्या करना है।
तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो वर्किंग एज के ऊपर होगा। उसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि आपने अर्निंग करनी कैसे है, फिर आपने उसकी सेविंग कैसे करनी है, और सेविंग को इन्वेस्ट आपने कैसे करना है ताकि वो इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ती बढ़ती जब आप 40 साल की उम्र में हो तो वो इतनी हो जाए कि आप एक आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकें और आप 40 साल की उम्र में अमली तौर पे रिटायर हो जाए। यानी जो काम भी आप कर रहे हैं, जो प्रोफेशन भी आपका है, उससे आप रिटायरमेंट लेके बाकी जो ज़िंदगी है उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रीप्लान करें और ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करें। तो जनाब आज का लेक्चर यहीं तक है, और आज हमने आपको सिर्फ ये बताया कि 3 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी ये होती है कि आप खुद कमाते हैं, ये एक कमाने वाली एज होती है। दूसरा ये है कि आप लोगों को या फिर इन्वेस्टमेंट्स के लिए के ज़रिए आप काम पे लगाते हैं इन्वेस्टमेंट्स को, और वो आपके लिए पैसे कमाते हैं। और तीसरा जो है ना वो ये है कि पैसा आपके लिए पैसा कमाता है, या फिर ये इसको हम कैश एज भी कहते हैं। ये जो 3 एजेस हैं, पहली एज वर्किंग एज, दूसरी एज इन्वेस्टिंग एज, तीसरी एज जो है वो कैश एज है। ये अगले लेक्चर जो होंगे उसके अंदर पूरी डिटेल आएगी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, जो तीसरी क्लास होगी, उसके अंदर हम आपको वर्किंग एज जो है उसके बारे में बताएंगे। तो अब ये सैटरडे का है लेक्चर, संडे को हम छुट्टी करेंगे क्योंकि इस मरतबा हमने फ्राइडे को स्टार्ट किया था, तो मैं चाह रहा था कि एक एक्स्ट्रा लेक्चर हो ताकि 2 छुट्टियां ना हो। तो अब एक छुट्टी मैं करूंगा संडे को। मंडे को हम जो होने हमारी क्लास होगी 3rd क्लास, और उस क्लास के अंदर हम आपको वर्किंग एज के बारे में बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।